जिस बात की गूंज है ना, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं भारत की बेटी हूं और फख्र करती हूं कि इस जमीन पर पैदा हुई हूं, और फख्र इस बात का भी है कि इस धरती पर मोहब्बत से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी कहती हूं। यानी मैं भारतीय मुसलमान हूं। मैं आजादी से अपने धर्म को फॉलो करती हूं और मेरे जैसी करोड़ों मुस्लिम महिलाएं हैं जो आजादी से अपने धर्म को फॉलो करती हैं और ये तय करती है कि उन्हें क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। यह आजादी मुझे इस मुल्क ने दी है, संविधान ने दी। उधर भारत से 2140 किलोमीटर की दूरी पर एक क्रांति चल रही है। 2022 में वुमेन लाइफ फ्रीडम एक मूवमेंट, उस नाम से शुरू हुई एक क्रांति आज ईरान में बदलाव की बयार बन गई है। आज भले ही इस क्रांति के साथ महंगाई और बदलाव का नारा जुड़ गया हो, लेकिन इसके मरकज में, इसके सेंटर में जो बदलाव की तपिश है, उसकी धधक आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रही है। महिलाओं पर जबरदस्ती थोपी गई पर्देदारी। आज ईरान जिस बदलाव की आग में जल रहा है, उसकी पहली चिंगारी कोई अगर है तो महिलाएं। महिलाओं के आत्मसम्मान की लड़ाई वो पहली चिंगारी है। और आज ईरान में क्रांति का चेहरा महज एक महिला की तस्वीर नहीं, ऐसी सैकड़ों महिलाएं जो सड़कों पर उतर आई है, अपना लिबास बदल कर वो कह रही हैं हम क्या चाहें आजाद। ये महिलाओं की जो तस्वीर है, ईरान के सुप्रीम लीडर की तस्वीर की आग से सिगरेट जलाती हुई वायरल होती तस्वीर है। कहने वाले कह सकते हैं कि ये नैतिकता का तकाजा नहीं है। हाँ, सही बात है। आप में से कई ऐसे लोग हैं जो इसे नापसंद करेंगे। हम भी ये कह सकते हैं कि ये तरीका जायज नहीं लगा। लेकिन जब एक देश की आधी आबादी उसको जबरदस्ती जकड़ने की कोशिश होती है, उसके पैर को कैद कर दिया जाता है, उसके पंखों को कतर दिया जाता है, तो वो कसमसाहट ऐसी ही तस्वीरों में सामने आती है और आजादी की फिर वो नायिका बन जाती है। महसा अमीन, अहू दरियाई, गुलरख इब्राहिमी, अमृता बासी और अब मोटेसियो एडम्स, ये वो चेहरे हैं जो हर हथकंडा अपना रही हैं उस रूढ़िवादी सोच को कुचलने के लिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। ईरान में महिलाओं की क्रांति की यह तस्वीर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब मैं हिंदुस्तान की तरफ आ रही हूं। ईरान के 1930 वाले दौर को याद दिलाते हुए मैं हिंदुस्तान आ रही हूं। यह वो दौर था जब रेजा शाह पहलवी ने महिलाओं को खुद की मर्जी के पहनावे की आजादी दी। 1930 के दशक में बुर्के और पर्दे पर प्रतिबंध लगा दिया और फिर आया 1979 का वो दौर जब ईरान में इस्लामी क्रांति होती है और सत्ता में फिर आयतुल्लाह खुमैनी आते हैं। महिलाओं के लिए हिजाब फिर कंपलसरी हो जाता है। एक झटके में 49 साल की आजादी धर्म के नाम पर काले लिबास में ढक दी जाती है। लेकिन जैसे हर रात की सुबह होती है, वैसे ही हर जबरदस्ती के थोपे गए फैसले के खिलाफ क्रांति होती है और इसीलिए उस फैसले के 47 साल बाद फिर ईरान की महिलाएं अपने हक के लिए सड़कों पर उतरने लगी हैं। अब आइए आप हिंदुस्तान, मुझे ये सब बताना आपको बहुत जरूरी था। ईरान की महिलाएं 1979 से पहले वाली आजादी चाहती हैं और हमारे यहाँ के कुछ ऐसे विचार हैं जो चाहते हैं कि इस देश में वो 49 साल पहले जो ईरान में किसी मुस्लिम मुल्क में हुआ करता था वो यहां होने लगे आने वाले समय में। क्या पीछे चलने वाली सोच है। वोट बैंक के लिए बेचैन नेता और नैतिकता का खेल खेलने वाले ये तथाकथित मौलानाओं की तिगड़ी संविधान के सहारे बुर्के और बुर्के वाली सोच को थोपने की कोशिश कर रही है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जो पहनना है वो पहन ले। भारत का संविधान उसे ये बात और इसकी आजादी देता है, लेकिन इसके पीछे की सोच को समझिए। भारत में हर किसी को अपने हिसाब से कपड़े पहनने की, भाषा बोलने की, धर्म को मानने की आजादी है। लेकिन महाराष्ट्र निकाय चुनाव में एआईएमआईएम के चीफ असद ओवैसी सोलापुर में जो कहते हैं, जो सपना दिखाते हैं कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बने। बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान में भारत का कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री बन सकता है। मिस्टर ओवैसी, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई भी मेयर बन सकता है।
लेकिन इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ किसी बुर्के वाली को, किसी हिजाब वाली को देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। मैं इस बात पर यकीन रखती हूं जो आप कह रहे हैं कि कोई भी बन सकता है। हां, कोई भी बन सकता है, कोई भी नागरिक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मेयर बन सकता है, लेकिन बड़ी ही चालाकी से संविधान की आजादी को ओवैसी साहब एक शर्त के साथ थोपने की आप कोशिश ना करें। ये चालाकी इतनी समझदारी से इस्तेमाल की जाती है कि ऐसा लगता है कि मुस्लिम महिलाओं के हक की बात तो भैया यही कर रहे हैं, लेकिन एक समाज के तौर पर क्या मुस्लिम महिला होने का मतलब हिजाब है? क्योंकि हिजाब को मुस्लिम महिलाओं की पहचान बनाने की कोशिश की जा रही है। क्यों भैया? जो हिजाब पहनेगी वही मुसलमान होगी, जो नहीं पहनेगी वो मुसलमान नहीं है। ओवैसी साहब कह सकते थे कि एक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी, कलमा गो मुख्यमंत्री बनेगी, मेयर बनेगी, लेकिन क्या कहा? हिजाब वाली महिला। वाह! सवाल यह है कि क्या बेगम खालिदा जिया मुसलमान नहीं थी? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी, मुसलमान नहीं थी? वो तो हमेशा साड़ी में दिखी है। शेख हसीना क्या मुसलमान नहीं है? वो इस्लाम फॉलो नहीं करती है, ये भी प्रधानमंत्री नहीं है, हमेशा साड़ी में दिखी है। बेनजीर भुट्टो ये मुसलमान नहीं है, पाकिस्तान जैसे इस्लामिक राष्ट्र की प्रधानमंत्री रही है। कहां है हिजाब? सलवार सूट पहने हुए हैं। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने सियासत में मुकाम हासिल किया है, कोई भी आइडियोलॉजी रहे हो। अपने धर्म को सर माथे पर उठाकर घूमी है ये भी सब, अपनी परंपरा के साथ आगे बढ़ी है। कहां है काला बुर्का? कहां है वो शटल बुर्का? ये सब की सब मुसलमान हैं कि नहीं है? और मुस्लिम बहुल राष्ट्र की राष्ट्राध्यक्षा रही है। इसीलिए मुस्लिम महिलाओं को हिजाब के साथ जोड़ने की जो चालाकी है वो यहां हिंदुस्तान में तो नहीं चलेगी, ये बहुत हल्की है। ओवैसी साहब इस बयान के बाद सियासी हंगामा खड़ा करना चाहते थे, हो गया, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक तमाम सियासी दलों को ओवैसी के हिजाब पर शर्त पसंद नहीं आ रही, थैंक गॉड नहीं आ रही। इसीलिए दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा दावा कर रहे हैं कि बुर्के वाली जाग गई तो ईरान की तरह ओवैसी को बुर्का पहनकर भागना पड़ेगा। कांग्रेस की मुमताज पटेल उनके बयान को अतिवादी बता रही है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ओवैसी से सवाल कर रहे हैं कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से सीधे उनकी वंशावली में शाह हुसैन और जॉर्डन का शाही परिवार आता है। उनके परिवार की कितनी महिलाओं को देखा है बुर्के में? ओवैसी की इस रूढ़िवादी सोच के खिलाफ सियासी बाजार गर्म है। ईरान में महिलाओं की शुरू की गई क्रांति अपने पूरे शबाब पर है, लेकिन इनको देखिए, भारत की ये नारेबाजी गैंग जो घूमती है ना, इधर उधर डपलियां ले लेके, हर बात पे ढम ढम डपलियां और झंडा उठाने वाली आज कहीं भी नहीं दिख रही है। आज कहीं से नहीं निकल रहा है, बोल के लब आजाद है तेरे, फैज की कविता याद है ना, अपना एंथम बना लेने वाली गैंग। आज इनके लब सिल गए हैं। छोटे छोटे मुद्दे में जिस फांसीवादी से आजादी चाहिए वो कहीं नहीं दिख रहा है। मनुवाद से आजादी चाहिए, तानाशाही से आजादी चाहिए, पुरुषवाद से आजादी चाहिए, नारीवाद ना। ओवैसी के बयान से इनका चोटिल हो रहा है और ना ही ईरान की क्रांति उसे जगा पा रही है। सबकी सब अभी सोई पड़ी है, क्योंकि चीखो गैंग का दिल ना नैतिकता के हिजाब से जकड़ी महिलाओं को देखकर पसीजता है और ना ही उस मानसिकता को देखकर शर्मसार होता है जो मुस्लिम महिला का मतलब नकाब बना देते हैं या देना चाहते हैं। और ये इतने ढीठ है कि इन्हें ये सच्चाई परेशान नहीं करती कि कई मुस्लिम देश अब इस जबरदस्ती से बाहर निकल रहे हैं, तौबा कर रहे हैं। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, शायद कोसोवो, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, दर्जनों देश हैं जहां पर अब यह नहीं थोपा जा सकता। बुर्के की बंदिश से अपने मुल्क की महिलाओं को आजाद इन्होंने कर दिया है। कई देश तो ऐसे हैं जिन्होंने बुर्के, नकाब और हिजाब के खिलाफ बाकायदा कानून तक पेश कर दिया है। और दूसरी तरफ भारत जैसा देश है जिसकी ना तो परंपरा नकाब से मैच करती है, ना सोच नकाब से मैच करती है, वहां बुर्के वाली पीएम का सपना संजोए जा रहा है। और इसीलिए आज बड़ा सवाल है कि इस्लाम के नाम पर महिलाओं के हक पर पहरेदारी कब तक करेंगे भैया? क्या सियासत में मुस्लिम महिलाओं के लिए नकाब को पहली शर्त बनाने की कोशिश नहीं हो रही है? और क्या भारतीय मुसलमान को उसकी परंपरा और उसकी संस्कृति से अलग करने की साजिश इसे ना माना जाए? मैं शुरू कर रही हूं गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज तो सबसे इंपॉर्टेंट है, AIMIM के प्रवक्ता, मुझे बताया गया कि अभी तक वो जुड़े नहीं हैं। मैं इंतजार कर रही हूँ, आइए भैया आप जल्दी आइए।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हलाला और 3 तलाक कुप्रथाओं पर अपनी आवाज बुलंद करने वाली वकील फराह फैज भी आपको दिखाई दे रही हैं और आपको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फराज किदवई साहब भी दिखाई दे रहे हैं। फाउंडेशन जो गरीब नवाज फाउंडेशन है उनके मौलाना अंसार रजा साहब इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और हमारे साथ अंबर जैदी हैं जो मुस्लिम महिलाओं की आवाज़ बुलंद करती हैं। और जैसा मैंने आपको कहा AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब मुझे नहीं दिखाई दे रहे, मैं उनका बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। मौलाना अंसार रजा साहब, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। ये हिजाब वाली महिला PM बनेगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस देश में कोई भी महिला प्रधानमंत्री बन सकती है, उसे ये हक हासिल है। लेकिन ये जो आपने प्री रिक्विजिशन डालने की कोशिश आपने, मतलब असद ओवैसी और कई ऐसे कथित लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम ही इस्लाम के पैरोकार हैं, बुर्के वाली से क्या मतलब है? रूबिका जी, देखिए, आप पहले एक बयान याद कीजिए। पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है जिसका नाम आसिफ मुनीर है, हम तो उसको दहशतगर्द कहते हैं, उसका एक बयान आप चलाइए अगर आपके पास इस वक्त मौजूद है कि जब तक हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिमों में हम डिवाइडेशन नहीं करेंगे पाकिस्तान को सुकून नहीं मिलेगा। और आज पूरी तरीके से हमारा मुल्क उस रास्ते पर चल निकला है कि एक आदमी मुसलमानों की बात कर रहा है, एक आदमी हिंदुओं की बात कर रहा है, देश की कोई बात करने को तैयार नहीं है। एक आदमी चुनाव लड़ता है, नारे तकबीर अल्लाह हो जो कि मजहबी नारा है, उसको सियासी महफिल में नहीं लगाना चाहिए लेकिन लगाया जाता है। एक पार्टी उठती है, वो जय श्री राम जो प्रभु श्री राम का पवित्र नाम है, उसको राजनीतिक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको इस पर गौर करना पड़ेगा कि हमें किस तरीके से बांटा जा रहा है। जहाँ तक सवाल बुर्के वाले का है, बुर्की वाली प्रधानमंत्री बनेगी, मेयर बनेगी, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगी देश की जनता तय करेगी। लेकिन बीजेपी का अगर कोई MIM का कोई जिम्मेदार प्रवक्ता है तो उससे एक सवाल ज़रूर कीजिएगा कि असदुद्दीन ओवैसी के दारुस्सलाम के पास की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, जहाँ से राजा सिंह जीत करके आता है, वहाँ पहले किसी बुर्के वाली को विधायक बनवा दीजिए, उसके बाद आप प्रधानमंत्री की बात कीजिए। मुसलमानों के नौजवान लोगों को भड़काना बयानों से वो आसानी से किया जा सकता है। चूँकि हिंदुस्तान मजहबी मुल्क है, हर आदमी को अपने अपने मजहब पर आज़ादी है जीने की, तो यहाँ लोग उस तरीके से भड़क जाते हैं और उसको बसा लेते क्योंकि वो अपने धर्म की बेइज्जती नहीं चाहते हैं। हिंदुस्तान मजहबी कहाँ, वो तो मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों तरफ से मजहब लोकतांत्रिक है लेकिन मजहब की आज़ादी है, मजहब की आज़ादी है, मजहब की आज़ादी है। आपको तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह की बातों मैं ये कह रही हूँ मौलाना मनमर्जी की नहीं, जो संविधान इजाजत देता है उतनी, जो संविधान इजाजत देता है उतनी आजादी आपने ये बात तो सही पकड़ ली। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ये जो चालाकी चल रही है, आप मुझे ये बताइए ना, ये क्या तरीका है? वहाँ ईरान में महिलाएं अलग ही रास्ते पर चल रही हैं और ये हमें पीछे की तरफ धकेलने की क्या साजिश है? मतलब क्या बताना चाह रहे हैं तमाम मुसलमानों को कि बुर्के वाली ही PM बनेगी, CM बनेगी? अभी देखिए, अभी क्या है, अभी इलेक्शन का माहौल है महाराष्ट्र का, अभी इस तरह के बयान और आएंगे। अभी जैसे आपने बिहार के चुनाव में भी देखा था, अब फिर बंगाल का चुनाव आएगा तो नई नई चीज़ें भी उसमें भी आएंगी। और फिर उत्तर प्रदेश सबसे अहम मुल्क है, अहम सूबा है, तो जहाँ से सबकी जो है वो सांसें अटकी हुई हैं। मौलाना साहब फिर इसमें तो ये आएगा सियासत, अभी आएगा उत्तर प्रदेश में। मुझे नहीं, मुसलमानों का बड़ा दुश्मन फिर कौन हुआ? आप लोग तो फिर दुश्मन ऐसे ऐसे देखते हैं ना, कौन हुआ बड़ा दुश्मन, कौन हुआ? मैं क्या कह रहा हूं आपसे, देखिए, मुसलमानों से दुश्मनी सबने निभाई है और जब तक हमारा रब चाहेगा हमारा कोई बाल बीका नहीं कर पाएगा। हम अपने मुल्क में, भारत में, हिंदुस्तान में बहुत सुकून से रहते हैं, बहुत मोहब्बत से रहते हैं और हमें नाज है, हमें फख्र है कि हम अपने भारत में रहते हैं और हमें हर तरीके से खाने की, पीने की, उठने की, बैठने की आज़ादी है। सर, उसके लिए देखिए मौलाना साहब, मैं बहुत बहुत प्रैक्टिकल लड़की हूँ, उसके लिए आपको देश के संविधान को थैंक यू कहना होगा। ठीक है, अल्लाह को मानने सलाम करता हूं संविधान अल्लाह को मानने वाले तो माशाअल्लाह से दुनिया में बहुत से मुल्कों में रह रहे हैं, लेकिन जो आज़ादी मुसलमानों को यहाँ पर है वो इसलिए नहीं है कि वो इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, वो इसलिए है क्योंकि ये वतन उनको संविधान की आज़ादी देता है, संविधान उनको ये आज़ादी देता है। अब मैं आती हूँ, आदिल हसन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदिल भाई, क्या बुर्के वाली PM बनेगी? क्यों? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
कि बुर्के वाली पीएम बनेगी और बगैर बुर्के वाली क्या करेगी? रोटियां पकाएगी। मैम ने बुरखे वाली हो, बगैर बुरखे वाली हो, सब बन सकती है माशाल्लाह। ये तो देश खालिस संविधान का बुर्के चलेगा। वाली नाम क्यों लिया? क्या वजह थी उसके पीछे? मैम इसलिए नाम लिया कि उसको सच्चर कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंडू कमीशन, महमूदुर रहमान रिपोर्ट में वो बुरखे वाली के साथ जो ज्यादती हुई है, मुसलमानों के साथ ज्यादती हुई है। आपने देखा कर्नाटका में किस तरीके से भाजपा सरकार ने बुरखे में जो बहन मेरी मुस्कान जो कॉलेज जा रही थी उसको किस तरीके से बदतमीजी इन्होंने किया, और तो उसके चलते किस तरीके से पढ़ाई छूटा। हमने कोशिश की बुरखे वाले को भी सम्मान मिले। जब इस देश में वाले को भी सम्मान नहीं, आपने कहा इंशाल्लाह एक दिन बुरके वाली पीएम बनेगी। बुरके क्यों, बगैर बुरके वाली पीएम नहीं बन सकती है? अरे मेरी सोच कब तक आप लोग थोपेंगे? कब तक मुसलमानों को आप बरसों बरस पीछे धकेलेंगे ताकि आप लोगों की राजनीति चले? मैम बुरखा बाई चॉइस है, इसलिए ये कहा जाता है, इसलिए कि उसका भी आत्मसम्मान बढ़े, उसको भी कॉन्फिडेंस बढ़े, वो भी मेन स्ट्रीम में आए, वो भी पॉलिटिक्स में आए। हम बीजेपी से बार बार मांग किए थे पार्लियामेंट में वैसी साहब की डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक। एक काम करते हैं आदिल भाई, शुरुआत करते हैं AIMIM से। आप बुरके वाली को अध्यक्ष बनाइए ना अपने पार्टी का, चलिए करिए, बिस्मिल्लाह। मैम उसको भी मौका तो मिलेगा कर लीजिए। नहीं मौका क्या, मैं पीएम बनाना, आप तो कल का कल ऐलान कीजिए, कल का कल ऐलान कीजिए आदिल भाई कि अब बुरके वाली AIMIM की अध्यक्ष होगी। अध्यक्ष तो भैया बना नहीं पा रहे हैं आप, आपको पीएम बनानी है। मेरी बड़ी बहन आदरणीय रूबिका लियाकत मोहतरमा, वो भी बनेगा, वो भी दिन इंशाल्लाह आएगा। घबराइए नहीं, हम पहले मेन स्ट्रीम में उनको लाना चाह रहे हैं ना। तो हम तो इसीलिए पहले घर पे ले आइए ना, मेन स्ट्रीम में बाद में लाइएगा, पहले घर पे ले आइए। बाजी बोलने दीजिएगा तो बोलेंगे। मैं तो कह रही हूँ आदिल हसन साहब, आप लोग क्यों हैं? मैं कह रही हूँ सारी बुरके वाली प्रवक्ता रखिए ना आप, शुरुआत माशाल्लाह खुद से कीजिए। उसको भी लाएंगे। आप जब MIM में आइए तो मेरी प्रवक्ता बन जाएगी, MIM की तरफ से वकालत कीजिएगा इंशाल्लाह। नहीं, फिर मैं बुर्का पहनाऊंगी, आप सबको बता रही हूँ, मैं बुर्का नहीं पहनूंगी। हम लोग नहीं, पर्दा फिर आप अपनी आंखों पर डालिएगा। मैं अगर आपके पार्टी को ज्वाइन करूंगी, सबसे पहले यही काम करूंगी, आपकी आंखों पर बुर्का डलवाऊंगी आदिल भाई। मैम सुनिए, रूबिका जी, हम चाहते, इसका मतलब ये है कि हर तबके के लोग हिस्सेदारी लें इस देश में। दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, महिलाएं हो, बुरखे वाली हो, सीमांचल का कोई लाल हो, कोई आदिवासी भाई हो, वो भी हिस्सेदारी ले, वो भी प्रधानमंत्री बने। इसका मतलब वो हम भी चाहते हैं कि मायावती जिस तरीके से आगे बढ़ी थी, चाहते थे दलित प्रधानमंत्री बने। मैं जानती हूँ, मैं पॉजिटिव, मुझे तो बड़ी खुशी होती है अगर आपकी तरफ से कहा जाता कि कलमा गो लड़की कल को प्रधानमंत्री बन सकती है, लेकिन आपने जानबूझकर बुरके वाली सोच का जिक्र किया है और इसीलिए रुकिए, फरा जी यहाँ पर मौजूद है। क्यों फरा जी? नहीं मैम, अब ये कह देते कलमा को बोलते तो मीडिया अलग चलाता है। कह देते कि फरा जी आप बनेंगी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। दरअसल इनकी अकलों पे पर्दा पड़ा हुआ है और इनकी अकलें जो हैं वो बुरकों में कैद हैं। ये बुरकों से बाहर नहीं आ पाती। मुस्लिम महिलाएं तो कब की बुरकों से बाहर हैं और वो अपने लिए लड़ भी रही हैं, अपने लिए संघर्ष भी कर रही हैं, अपने हक की आवाज उठाना भी जानती हैं। 3 तलाक के लिए लड़ाई लड़ी है, पॉलीगैमी के लिए लड़ रही हैं, हलाला के लिए लड़ रही हैं, लेकिन ये मर्द लोग जो हैं अभी बुरके में ही कैद हैं। ये बुरके में से बाहर नहीं आ पा रहे। इनको परेशानी होती है ये देख करके कि महिलाएं कैसे अपने हक की आवाज उठा रही हैं। अगर कुछ बोल देंगे वकील साहिबा तो बहुत मुर्खी लग जाएगा, इसलिए अल्लाह के वास्ते हद में बोलिए। हम किस तरह से बुरकों में कैद करके इनको घर पे बिठाएं? जाएगा आपको। अरे जो पार्षद कुछ बोल देंगे तो बहुत मुर्खी लग जाएगा, याद रखिए। नहीं मेरे मिर्ची नहीं लगती, मिर्ची तो आपके लगी हुई है, मिर्ची तो आपके लगी हुई है, उतना ही बोलिए जितना हाथ में रखे बोलिए, तहजीब के दायरे में बोलिए। मैं तो पलट के ऐसा जवाब देना जानता हूँ, जान लीजिए। तहजीब के दायरे में बोलिए मैडम, वकील है, तहजीब के दायरे में बोलिए, तहजीब के दायरे में बोलिए, याद रखिएगा। अगर जानती नहीं है तो मत बोलिए, बिना जाने मत बोलिए। बात कीजिए, वो आप बात नहीं करेंगे, आपको जानकारी है बात करेंगे बुरकों की। अरे अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आपके दिमाग पे। एक सेकंड आदिल हसन, कायदे में आप किसी महिला से ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। अभी आ रहे थे आप कि मुस्लिम महिलाओं की आप आवाज बुलंद करेंगे। क्या बोलिए, किस तरीके से बोलिए? क्या बोली वो? हलाला और ये और वो। हाँ क्या हला, अरे हलाला होता नहीं है क्या?
आदिल भाई, आज आपने अपने आप की अपनी असलियत आपने बता दी है। क्या कैसे बात कर रहे हैं आप उस महिला से? कैसे बात कर रहे हैं आप उस महिला से? आप, अब मैं बताती हूँ आपको क्यों चाहिए बुर्के वाली। क्योंकि आपके इशारे पर चले, आपको कठपुतली चाहिए, आपको जी हुजूरी करने वाली महिला चाहिए, और इसीलिए आप चाहते नहीं। आदिल भाई, यही हरकत थी आपकी। क्या मतलब कि आपको मिर्ची लग जाएगी? और कायदे से बोलिए, क्या बोला है फराह बहन ने ऐसा कि आपको मिर्ची लग गई? मुझे ये बताइए। रूबिका मैम सुनिए, रूबिका मैम सुनिए, अकबर ओवैसी साहब 6000 बच्चियों को फ्री में तालीम देते हैं। अकबर ओवैसी साहब क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उस पर बहस नहीं कर रही हूँ मैं। असद ओवैसी साहब क्या करते हैं नहीं करते, मैं उस पर बहस करने नहीं आई हूँ। करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, और नहीं करते तो करना चाहिए उनको। आपने जो अभी किया है, आपने क्या बताने की कोशिश की? एक महिला से, एक मुस्लिम महिला से आपने कैसे बात की है? कैसे बात की है? क्या लगती नहीं, क्या लग रही है वो? आपने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया हुआ है कि आप जैसा चाहेंगे वैसा बात कर लेंगे, और वो भी आपको अलाउ नहीं करता है? ये जो चाहेंगी ऐसा क्या कहा है फराह फैज ने, मुझे ये बताइए आप। बताती हूँ आपको। फराह साहब ने कहा, फराह मैडम ने कहा कि थोपना चाहते हैं। कौन थोप रहा है? इनको कौन बोल रहा है कि आप बुर्का पहनिए? कोई नहीं बोल रहा है इनको। अरे आप पहनिए नहीं पहनिए, जो करना कीजिए। मेरी बहन मेरी बेटी पहन रही है, इनको क्यों दिक्कत हो रहा है? मेरी बेटी मेरी बहन पढ़ रही है, मेरी बेटी जबरदस्ती पिना पिना कर मेरी बेटी मेरी बहन, ये जबरदस्ती की थोपी गई प्रथा को आप यहाँ ना लाएं। ये देखिए, ये कौन है? जानते हैं इनको? आदिल, कौन है ये बताइए? जानते हैं, तामिल, आप इनको जानते हैं? जज है। हाँ, कौन है ये? जानते हैं हम लोग। क्या नाम है इनका? पहली जज है सुप्रीम कोर्ट की। तो ये बुर्का पहने हुए हैं? पहली सुप्रीम कोर्ट की जज है। ये बुर्का पहने हुए हैं? अरे पहने भाई, जबरदस्ती कौन पहना रहा है? और अगर बुर्का पहने हुई होती तो आज मैं ये फोटो दिखाती तो शायद पहचान भी ना पाते कि ये फातिमा भी, ये फातिमा जी हैं। जान लेते, अल्हम्दुलिल्लाह, आइकॉन है ये। हाँ, तो ये आइकॉन इसलिए बन पाई कि आप लोगों के चक्कर में नहीं पड़ी। ये आइकॉन इसलिए बन पाई क्योंकि इन्होंने रूढ़िवादी सोच को नहीं अपनाया। ये आइकॉन इसलिए बन पाई है क्योंकि आप जैसे लोग इनको बरगलाने के लिए नहीं मौजूद थे, और थे तो इन्होंने उस परंपरा को तोड़ा और उस पूरे की पूरी बाउंड्री को पार करते हुए पहुंची अंबर ज़ैदी। देखिए रूबिका, आपने इनकी सारी बकिया उधेड़ दी, मेरे पास ज्यादा कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि जो लोग ये कहते हैं कि वो बुरखे वाली को देखना चाहते हैं इस देश की प्रधानमंत्री के तौर पर, सबसे पहली बात तो ये वही लोग हैं जो हमेशा कहते हैं कि बुरका और हिजाब जो है महिलाओं की चॉइस है। अगर आप ये शर्त लगा देते हैं कि आप एक महिला जो बुरखे में रहती है उसी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपकी गुलामी वाली सोच सत्ता में साबित करने की जो सोच है यहाँ पे उजागर हो जाती है। चॉइस वाला जो आपका नैरेटिव है यहाँ पे ध्वस्त हो जाता है। अब वो लोग जो बार बार ये मांग करते हैं कि हिजाब और बुरके वाली प्रधानमंत्री हो, तो सबसे पहले वो अपनी घर की महिलाओं को जो बुरका पहनती हैं, बुरके में रहती हैं, उनको सत्ता में लाएं, उनको उतारें सत्ता में और मेजॉरिटी लेकर आए इलेक्टोरल, तब वो ये बात करें। और एक बात और रूबिका, यहाँ पर ये आप सैयदा फलक को जानती होंगी, एक एथलीट थी। जब वो इनकी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की तो पहले वो बिना हिजाब रहती थी, उनके ऊपर ये शर्त लागू की गई कि आप हिजाब पहनिए तब आपको इस पार्टी में जगह मिलेगी। क्या बात? बिल्कुल, आप जाके देख लीजिए, सैयदा फलक जो है बिना ऐसे ही घूमती थी बिना हिजाब के, मॉडर्न कपड़े जैसे आपने और मैंने पहने हुए, उनको इस पार्टी ने हिजाब में लाया और मजबूरन वो हिजाब पहनती है सत्ता में रहने के लिए। और आपके स्कूल में जितनी भी 6-7 हजार बच्चियां पढ़ती हैं, सब पर ये शर्त लागू होती है कि आपको हिजाब बुर्का पहनना पड़ेगा। तो आप ये गुलामी की सोच बच्चियों में, मुसलमान बच्चों में, आप सच्चर कमेटी रिपोर्ट की इस रिपोर्ट की बात करें, उस रिपोर्ट में कहा मेंशन था कि बुर्का पहनने वाली महिला, उसमें मुसलमान समाज की स्थिति के बारे में बात हुई थी। आप बुर्के को मुसलमान समाज के साथ जोड़ना चाहते हैं। आज से 30-40 साल पहले कहाँ था भारत में बुर्का? ये दूसरे देशों की मानसिकता, इन्वेजन, कल्चरल इन्वेजन भारत में साबित करके आप क्या शो में नहीं आए तो क्या हुआ? आदिल भाई, आपको बात तो रखनी होगी ना, सच्चाई तो बतानी होगी ना। ये जिस महिला की बात कर रहे हैं उसकी सच्चाई बताइए आप मुझे। आपकी पार्टी की महिला है, आपको चाहिए तो मैं तस्वीरें भी दिखा दूंगी, आप जानते भी हैं। मैम डायरेक्ट आप फोन लगाइए अपने पीसीआर को, बोलिए डायरेक्ट सैयदा फलक को फोन लगाइए, वो बोलेगी बाई चॉइस की है, ये झूठ बोल रही है। चॉइस क्या होता है? आप जब प्रेशर बनाएंगे। एक सेकंड, ये बाई चॉइस कब हुआ? ये बाई चॉइस कब हुआ? उसका मर्जी है। नहीं, उसका मर्जी तो हमें, ये पीयर प्रेशर हमें नहीं पता होता है क्या? सोसाइटल प्रेशर हमें नहीं पता होता है? अभी आपने मुझे क्या कहा था कि रूबिका जी AIMIM में आइए, हाँ प्रवक्ता बनिए, और आपकी शर्त पहली क्या थी
कि जब आप आएंगी तब आप ना बुरके में आप भी आ जाइए ना। पहली शर्त तो आपने यही लगाई है। अजय आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अजय आलोक जी फिर मुझे बस दिक्कत ये है, आज जब मैं मौलाना साहब से पहली बात करती हूँ तो मौलाना साहब ये कहते हैं कि एक अपना झंडा बुलंद कर रहा है, दूसरा अपना झंडा बुलंद कर रहा है। मौलाना साहब अभी हम अपने बारे में बात करेंगे, अपने बारे में मतलब इस कौम के बारे में, फिर बाद में आप सब पर आरोप लगा दीजिएगा। अभी तो ये इस कौम में ही ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो चाहते हैं धकेलना कौम को पीछे ताकि वो राज कर सके। फिर इसका फायदा चाहे अजय आलोक उठाते रह जाए, उनकी पार्टी उठाती रह जाए। अजय जी देखिए रूबिका जी, ये कोई फायदा उठाने वाली बात नहीं है। सच्चाई ये है ना कि अभी जो बोल रहे थे कि माशाल्लाह इंशाल्लाह हम रहे चाहे नहीं रहे 50-60 साल के बाद एक बुरके वाली इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी, इस देश का संविधान इसकी इजाजत देता है। बहुत नेक ख्याल है, इस ख्याल से हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस नेक ख्याल के पीछे जानती है क्यों है? क्योंकि वर्तमान में या अल्लाह कर रहे हैं। जब से हलाला ट्रिपल तलाक का बाकी चीज खत्म हुआ ना, तब से या अल्लाह मुंह से निकल रहा है। अब आप ये देखिए हिपोक्रेसी की हद। ये है ओवैसी साहब की बेटी की शादी का पिक्चर्स। बेटी के अलावा 3 महिलाएं और हैं मंच पे। किसने बुर्का पहना हुआ है? ये उनके परिवार की फोटोज हैं जो सार्वजनिक मंच पे हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म से ही मैंने निकाला है। नहीं, पर मैं देख नहीं पा रही हूं। ये हिपोक्रेसी है ना, वो स्क्रीन, हाँ, फ्लैश की वजह से नहीं देख पा रही हूँ। आपके दर्शक गूगल कर ले ओवैसी फैमिली पिक्चर्स, सबको को मिल जाएगा। ओके, ये बिल्कुल उसी के साथ है। हाँ, आदिल भाई क्या कह रहे हैं? ये हिपोक्रेसी है कि नहीं? हाँ, ये एक फोटो दिखाई है। हाँ, रूबिका जी, हाँ, रूबिका जी, ये घर की फोटो है, निकाह के वक्त का फोटो है, ये पब्लिक नहीं प्राइवेट फोटो है। अजय आलोक साहब को बोलिए कि एक तहजीब के दायरे में रहे, किसी दूसरे महिला का फोटो इस तरीके से नहीं दिखाया जाता है। मतलब ये तो गूगल पर है। इनके घर अरे भैया, ये प्राइवेट फोटो पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में है। ये सोशल मीडिया से ये पब्लिक डोमेन में है। हाँ, तो सोशल मीडिया पब्लिक हो गया ना ये भैया। पब्लिक डोमेन में, जब पब्लिक डोमेन में तो कोई भी निकालेगा। क्या करूं? एक सेकेंड आदिल भाई, क्या उनके सोशल घर मीडिया के 3000 लोगों की रिसेप्शन है, 10,000 लोगों क्या की। करूं? ट्विटर को बुर्का पहना दूं? 10,000 लोगों की इंस्टाग्राम को रिसेप्शन बुर्का पार्टी है। पहना दूं? सोशल मीडिया हो गया ना भैया, रूबिका वहां पे जी, फोटो डाल दी तो हो रूबिका गया, जी, बात खत्म। रूबिका जी, उन्होंने नहीं डाला, जो गेस्ट आए थे उन्होंने डाला। और ये पर्सनल फोटो है, तहजीब के एक दायरे में किसी का पर्सनल फोटो को इस तरीके से पब्लिक डोमेन में नहीं डालना चाहिए। तो आप ये तहजीब, इसमें बदतमीजी क्या होगी? मुझे ये बताइए। वे चेहरा माशाल्लाह से खूबसूरत सा चेहरा दिख रहा है। आप ये सिक्योरिटी थ्रेट होता है, ये सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। अरे तो आप अपने गेस्ट को रोक लेते ना भैया कि फोटो ना लेके ना, कैमरा लेके कैसे ना कोई रोकेगा रूबिका जी? कैसे कोई रोकेगा? आप इतना तो न्यूज चैनल को और जो आलोक जी को आदिल सोचना भाई, चाहिए। गजब है भाई। सिक्योरिटी थ्रेट हम कुछ ना करें, जो नहीं सारा काम आप लोग संभालिए, हम कुछ नहीं करेंगे। अजय आलोक बात खत्म कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फराज भाई इंतजार कर रहे हैं। ऑल राइट, देखिए एक लाइन की बात है रूबिका जी। पहली बात कि ये फोटो मैंने नहीं डाला है, मैंने सिर्फ दिखाया है लोगों को, इनको हिपोक्रेसी दिखाने के लिए कि आप अपने घर में तो बहुत अच्छा है, कोई बुर्का वर्का नहीं डालिए, आप बैरिस्ट्री कीजिए इंग्लैंड से, आप बहुत अच्छे सोफिस्टिकेटेड रहिए। मुझे 2 आदमी पे बहुत दुनिया में चिढ़ मचती है, जो मैं चाहता हूं कि भगवान ऐसा हो। मैं चाहता हूं एक आदमी हमेशा विदेश में रहे, क्योंकि उस विदेश में रह के उससे बढ़िया देश की पैरवी कोई नहीं करता, वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। और दूसरा मैं नहीं चाहता हूं एक आदमी विदेश कभी जाए, वो है राहुल गांधी। लेकिन ओवैसी साहब को देश में आते पता नहीं क्या हो जाता है, मुस्लिम लीग पार्ट 2 बनाने के चक्कर में लग जाते हैं। हर बात में मुसलमान 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 मुसलमान। अरे बोलते कि मुस्लिम महिलाओं को भी आगे बढ़ना चाहिए। कितना टिकट दिया मुस्लिम महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए पार्लियामेंट सीटों पर में चुनाव या लड़े विधानसभा में? थे, एक महिला को टिकट दिया है। 25 पर चुनाव लड़े थे, एक महिला को टिकट दिया है। और इनको चाहिए प्रधानमंत्री बुर्के वाली, और चाहते हैं बुर्का नशी प्रधानमंत्री बन जाए। तो मतलब ये तो हिपोक्रेसी है ना। ये आप लोग नहीं बोलते हैं अजय आलोक, मैं तो ये मुसलमान ये जानना बात नहीं, नहीं आप लोग भी बड़ा हिंदू मुसलमान करते हैं ना, आप भी बोल देते हैं घूंघट वाली बनेगी प्रधानमंत्री, क्यों नहीं बोला? भाई महिला प्रधानमंत्री तो बनी चुकी है इस देश में। भारतीय जनता पार्टी ने महिला राष्ट्रपति भी बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने महिला स्पीकर भी बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने हर कुछ किया, 33% का आरक्षण भी दिया। हम तो हिंदू मुस्लिम महिला देख के नहीं कर रहे हैं, हमने तो मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक का हलाला खत्म किया, जिसके लिए या अल्लाह मचाए हुए पूरा इकोसिस्टम 1 साल से। और लोकसभा के चुनाव में भी जो हमें वोट मिले मुसलमानों को, उसमें ज्यादातर मत मुस्लिम महिलाओं के मिले। कई बार ना मुझे ये लगता है कि ये क्या बहस हम कर रहे हैं। वो ईरान, वो मुल्क जो कि इस्लामिक रजीम हुआ करता था, वहाँ पे लड़कियाँ देखिए कितना आगे बढ़ रही हैं, और सिर्फ अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए कब तक मुसलमानों को इस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाएगा कि तुम बुर्के में आओगी तो तुम्हें ज़्यादा इज्जत मिलेगी। हाँ, तुम बुर्के में आओगी तो तुम्हें पाक पवित्र और साफ तौर पर देखा जाएगा।
ये क्या बताने की हम कोशिश कर रहे हैं? मतलब लिबास से आप औरत की इज्जत, औरत का अल्लाह से कनेक्शन देखेंगे? लिबास तय करेगा ये? रूबिका जी देखिए, मैं अक्सर क्या ज़्यादातर आपकी बातों से अलाइन रहता हूं, और जाहिर सी बात है हम भी एक प्रोग्रेसिव आदमी हैं, आप भी एक प्रोग्रेसिव महिला हैं, तो अच्छी बात है, प्रोग्रेसिव होना चाहिए। लेकिन आज मेरा आपसे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है। हाँ, मुस्लिम वोट बैंक के भैया, जो इतनी देर का डिस्कशन हुआ है, अब सुनिए, मुझे आपने टाइम दिया तो मुझे सुन लीजिए। अभी आपने जो पूरा डिस्कशन हुआ, उस डिस्कशन का अगर आप लब्बो लुआब निकालेंगे तो यह है कि जो औरत या जो महिला हिजाब पहनेगी वो रूढ़िवादी है, वो कभी कहीं कुछ कर नहीं सकती, बढ़ नहीं सकती। आपने अभी एक जज साहिबा की फोटो दिखाई, एक फोटो मैं भी आपको दिखाता हूं। इनको जानती है रूबिका जी आप? हाँ। इनका नाम है हलीमा। हाँ, इनका नाम है, ये फोटो पता नहीं आपको दिखी कि नहीं ठीक से। हाँ। इनका नाम है हलीमा याकूब। इनको देखिएगा। हाँ। शी इज द एट्थ प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर, और सिंगापुर की ये पार्लियामेंट की फॉर्मर स्पीकर भी हैं, एंड शी वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड इन 2017। फिर इनका नाम है हलीमा याकूब। और सिंगापुर की जो पर कैपिटा इनकम है पता है आपको कितनी है? $90,000 अप्रोक्सीमेटली, पकड़ ना लीजिएगा कि 90,000 नहीं, अप्रोक्सीमेटली बोला, प्लस माइनस $1,000 होगी। तो जब सिंगापुर जैसे कंट्री की प्राइम मिनिस्टर हलीमा याकूब हो सकती हैं, अब मुझे नहीं पता असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किस उसमें, मैं उनके बयान का समर्थन, अगर उन्होंने यह कहा है कि हिजाब वाली ही बनेगी तो मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन हिजाब वाली भी बन सकती है तो वो तो कोई भी बन सकती है, उसमें ऐसी कौन सी आफत आ गई? और आपको अभी नाम बताता हूं मैं, इब्तिहाज मोहम्मद का नाम सुना है आपने? शी इज एन अमेरिकन ऑथर, एंटरप्रेन्योर एंड ओलंपिक मेडलिस्ट। उनकी भी मैं आपको फोटो दिखा देता हूं रूबिका जी, ये देखिए, ये भी हिजाब में, एंड शी वॉज द स्पोर्ट्स एम्बेसडर फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एंड न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं ये। तो मैं आपके उन सारे तर्कों को खारिज करता हूं जो आपके तर्क ये कहते हैं कि अगर कोई महिला हिजाब करेगी तो वो रूढ़िवादी है। ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है। अच्छा, ठीक है। हिजाब का मतलब मॉडर्निज्म से, हिजाब का मतलब रूढ़िवाद ये नहीं है। प्रोग्रेसिव होना, कोई भी महिला हिजाब पहन के भी प्रोग्रेसिव हो सकती है और विदाउट हिजाब के भी प्रोग्रेसिव हो सकती है। अच्छा, बस एक बात मैं आपकी, फराज भाई, मैंने सारी नहीं सारी बातें 40 सेकंड और दे दिए। अच्छा, ठीक है, लीजिए। कहां सुनिए अभी? अभी तो शुरुआत हुई है रूबिका जी। हाँ, बोलिए 40 सेकंड अभी रुकिए, मैं शुरू करती हूँ। देखिए होता क्या, हाँ बोलिए। रूढ़िवाद होता क्या है मैं आपको बताता हूं। रूढ़िवाद यह होता है कि मिस्टर के.एस. सुदर्शन, आरएसएस के जो आइडियोलॉग्स थे, वो 17 जुलाई को कहते हैं कि द इंग्लिश कल्चर कनेक्ट्स आवर चिल्ड्रन टू लेस्बियनिज्म एंड फ्री सेक्स विच इज नॉट ऑब्जेक्शनेबल इन वेस्ट। यह ऑर्गेनाइजर में छपा था 13 फरवरी 2005 को, और मैं ये किताब को कोट कर रहा हूं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। के.एस. सुदर्शन साहब बोलते हैं, जो इंग्लिश स्कूल में बच्चियां पढ़ती हैं, द इंग्लिश कल्चर कनेक्ट्स विद आवर चिल्ड्रन टू लेस्बियनिज्म एंड फ्री सेक्स विच इज नॉट ऑब्जेक्शनेबल इन वेस्ट। ये कौन लोग हैं? ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हमें ज्ञान देंगे कि प्रोग्रेसिव होना क्या होता है, जो हमारे देश की बच्चियों को कहेंगे कि अगर वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेंगी तो वहां से लेस्बियन होकर के निकलेंगी। क्या बात करती हैं रूबिका जी आप? ठीक है, अब रुक जाइए, पहले अजय आलोक, उसके बाद हम बात करेंगे। अजय आलोक कह दीजिए, क्या कह रहे हैं आप कह दीजिए, फिर मुझे बात करनी है। हम रूढ़िवादी पता है कब होते हैं रूबिका जी? अरे मैं बताती हूँ रूढ़िवादी कब होते हैं। अभी सारी रूढ़िवादिता निकलेगी, अभी रुकिए आप। फराज किदवई अपनी इस्लामिक बात करते करते चले गए इंग्लिश कल्चर पे, और इंग्लिश कल्चर के साथ साथ हिंदुस्तानी कल्चर को, हिंदुस्तानी सभ्यता संस्कृति को नाप दिया। तो फराज किदवई साहब एक बात याद रखिए, जाके देखिएगा फ्रांस में शादीशुदा कपल मात्र 6.5% हैं आबादी के। 6.5% लिविंग इन में ही नहीं रहते हैं, बच्चे तक पैदा कर लेते हैं। गे क्लब बना हुआ है, गे सोसाइटी है, लेस्बियन सोसाइटी है, और उसके लिए फ्री अधिकार है, मानवाधिकार उनका, वो कर सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना, लेकिन ये हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। अगर आप उसको हिस्सा मानते हैं भारतीय संस्कृति का तो ठीक है, फिर आपके हिसाब से सुदर्शन साहब गलत हो गए।
हम तो इसे अपनी भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं मानते हैं कि बिना शादीशुदा किए हुए कोई बच्चे पैदा कर ले और आराम से परिवार की तरह रहे। हम इसे भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं मानते हैं कि गे क्लब बने और लेस्बियन क्लब बने। एक सेकंड, एक तो रुक जाइए, सुनिए 1 मिनट। एक बच्चों को स्कूल में डालना और पाश्चात्य सभ्यता दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। हमेशा अपनी यही हिंदू होता है। सभ्यता संस्कृति को कहीं और कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। गो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। 10,000 वर्षों का मैं इतिहास है हमारा। सुदर्शन जी पर और बाकी बिना मतलब सारे की बात बोले जा रहे हैं। ये कोई जितनी बुर्का भी पहना बहस देता है, है, कोई लेस्बियन बना देता है, लेस्बियनिज्म, ये गेइज्म, हाँ ये सब, इस पर सब कभी और चर्चा कर लूंगी। मैं आज सोच समझकर जिस मसले पर चर्चा करने के लिए आई हूं उससे मुझे इतर मत कीजिए आप, इससे उससे इतर मत कीजिए। अब आप आपने बहुत जिसे कहते हैं ना चालाकी से आप मुझे इंडोनेशिया लेकर गए, फिर आप मुझे अमेरिका लेकर गए हैं। अरे बगल ही के पाकिस्तान की तस्वीर मैंने दिखाई आपको, हाँ बगल ही के बांग्लादेश की तस्वीर मैंने आपको दिखाई। कहाँ है बुर्के में, मुझे ये बताइए। और बुर्का हमारा कब से, ये हिंदुस्तानी मुसलमानों का कब से पहनावा हो गया? रुकिए पहले मेरे साथ। नो फराज भाई रुकिए। आपकी दादी बुर्का पहनती थी? फराज भाई सवाल का जवाब दीजिए। आपकी दादी पाकिस्तान एंड बांग्लादेश कैन नॉट बी आवर रोल मॉडल। ओ प्लीज, पाकिस्तान को रोल मॉडल आप मानिए, बांग्लादेश को रोल मॉडल आप मानिए। डोंट स्क्रीम। मैं भारत के मसलों पर आ गई तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। पहले मुझे बताइए, आपकी दादी बुर्का पहनती हैं? आइए आपकी दादी बुर्का पहनती हैं? कौन कहां का नहीं रहेगा। आपकी दादी बुर्का पहनती हैं, काला बुर्का पहनती हैं भारत के मसले पे। लेकिन जो सवाल का जवाब मैं चाह रही हूं उसका जवाब दीजिए। चीखिए मत। और अभी तो मैं भाभी पर भी आऊंगी। मुझे ये बताइए, आपकी दादी बुर्का पहनती थी कि चादर लपेटती थी? मेरे घर में ना कोई बुर्का पहनता है ना हिजाब करता है, लेकिन अगर कोई शानदार, लियाकत हिजाब करेगी वेरी गुड, वाह। मेरे घर में कोई बुर्का नहीं पहनेगा, मेरे घर में कोई हिजाब नहीं पहनेगा, लेकिन मैं बड़ी बड़ी फोटो दिखाऊंगा। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही थी, बुर्का और हिजाब पहने महिला। मेरे घर की महिलाओं को आजादी, लेकिन तमाम कौम की महिलाओं को मैं कहूंगा बेटा इसकी जैसी बनना। मैं ये नहीं कह रही। नो रूबिका सुनिए। आपकी दादी ने बुर्का नहीं पहना। नहीं, आप पूरी बात होने दीजिए। आपकी अम्मी ने पूरी बात होने दीजिए। मैं यकीन मानती हूँ कि भाभी भी बुर्का नहीं पहनती होंगी। और मैं जानती हूँ अगर आपकी बच्ची है, लेकिन तो अगर वो नहीं, आप इतने मॉडर्न किस्म के इंसान हैं कि आप अपनी बच्ची को भी पर्दे में नहीं रखेंगे, हिजाब में नहीं रखेंगे। तो आप प्लीज इस बात को मानिए कि ये सोच, ये पीयर प्रेशर आज के जमाने में नहीं चलेगा। पीरियड सर। मत कीजिए कि वो ये हो सकता है, वो ये हो सकता है। बुर्के वाली ही क्यों? मुसलमान औरत का अगर नाम यहां आ रहा है तो वो बुर्के से क्यों हाइफनेट होगा और बुर्के से क्यों जुड़ेगा? सिंपल सी बात है। क्या अंबर जैदी उतनी मुसलमान नहीं है जितनी बुर्के वाली एक महिला है? रोबिका सिंपल सी बात यह है कि अगर मेरी वाइफ कहेगी कि मुझे हिजाब करना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप एक अच्छे आदमी हैं। तो मुझे भी फराज भाई, आपको अपने पीयर प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं है। राजनीतिक प्रेशर हो सकता है, लेकिन आप वैसे इंसान नहीं हैं। लेकिन ज्यादातर आप महिलाओं, क्या मुझे जल्दी से फैज अपिया आप और अंबर आप बताइए, ये मुस्लिम महिलाओं के साथ दिक्कत क्या है? क्यों पहनना पड़ती है उनको हिजाब? देखिए, मैं कितनी सारी बच्चियों के साथ रूबिका काम करती हूँ और बहुत सारी बच्चियां जो है जो पीयर प्रेशर के चलते उनको बुर्का पहनना पड़ता है, जो गेटोज और मुस्लिम इलाकों में रहती हैं और उनको अच्छे मॉडर्न कपड़े पहनने का भी बड़ा शौक होता है। वो आती हैं ऑटो में, बस में, और जो पब्लिक टॉयलेट्स और बाथरूम्स होते हैं उसमें जाकर वो बुर्का उतारती हैं, क्योंकि उनको सबके जैसा रहना होता है, सबके साथ घुल मिलकर रहना चाहते हैं। लेकिन जब बुर्के के आधार पर एक महिला के, एक बच्ची का कैरेक्टर असैसिनेशन हो और उसको जज किया जाए कि अगर आप बुर्का पहनती हो तो आप जन्नत में जाओगी और आपका कैरेक्टर अच्छा है, और नहीं पहना है तो आप बहुत गंदी हो, आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, तो यहीं से खत्म हो जाती है। चॉइस का मसला नहीं रहता। और अभी रूबिका हमने उस पर प्रोग्राम भी किया था। आप ताहिरा, सहरीन, आफरीन को भूलिए नहीं, उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। उनको बुर्का ना पहनने की वजह से उनको गाड़ दिया गया उन्हीं के आंगन में। फरापी जी, दरअसल क्या है कि इन्होंने एक जबरदस्ती का ये लवादा को जो है शरीयत से जोड़ दिया। अब इनका मानना ये है कि वही लड़की सही है, वही लड़की मुसलमान है, या वही शरीयत की पाबंद है जो बुर्के के अंदर कैद है। वो सिर्फ एक कैद है और कुछ नहीं। अगर मैं बाय चॉइस बुर्का ओढ़ती हूँ तो ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर आप उसको शरीयत के साथ कनेक्ट कर देते, यहाँ ये चीज गलत हो जाती है।
और आजकल यही काम किया जा रहा है। जो मदरसे चल रहे हैं वहां पर यही सब चीजें हैं कि आप आइए बुर्के में कैद होकर के आइए, आप स्कार्फ ओढ़िए। और हर बार ये नहीं होता। मैंने कई महिलाओं को मैंने कई महिलाओं को, आपने भी देखा होगा कि चूंकि वो उस इलाके में रहती हैं तो फिर एक पीयर प्रेशर बिल्डअप हो जाता है कि फला की बीवियां जो हैं ज्यादा इज्जत की निगाह से देखी जाती हैं, और वो जब जीन्स या कुर्ता सलवार पहनकर जाती है तो उनको ऐसे देखा जाता है कि ये क्या पहनकर है। मैं राजस्थान से ताल्लुक रखती हूँ। घूंघट जो है एक टाइम पर वहां पर आपका सबसे अजीम जो है वो गहना माना जाता था। वो घूंघट अब यहां से सरक कर यहां आ गया है, जैसे जैसे औरतें और हालात मॉडर्न होते जा रहे हैं। और हमारा जो वो पर्दा है जो हम चादर लपेटा करती थी वो अब शटलकॉक बुर्के में तब्दील हो गया है। बैकवर्ड्स वी आर वॉकिंग। क्या कर रहे हैं हम लोग? और सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई भी आकर खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि बुर्के वाली एक दिन देश की प्रधानमंत्री बनेगी। 47 डिग्री में उनको दस्ताने और उनको जुराबें पहनाई जाती हैं बुर्के के साथ में। वक्त की कमी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।